Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. क्लास 9 इकोनॉमी एनसीईआरटी कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। इसमें हम दो पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज करेंगे पार्ट 3। पीपल एज रिसोर्स चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हमने एसेट्स, लायबिलिटी, ह्यूमन कैपिटल, पीपल एज रिसोर्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। पार्ट 2 में हमने डिस्कशन किया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज, इन सारे की पॉइंट्स पे काम किया था। आज हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे बात करेंगे कि इतनी सारी जो जनसंख्या है भारत के अंदर, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत के अंदर है, तो ये जो सारी पॉपुलेशन है ये क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट होगी, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे हम बना सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हमने देखा था कि ह्यूमन को कैपिटल कैसे बना रहे थे, ह्यूमन कैपिटल कैसे तैयार हो रहा था। आज हम बात करेंगे कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इस पूरी पॉपुलेशन की क्वालिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है, इतने सारे जो लोग हैं, अगर इन लोगों की हमें क्वालिटी को बढ़ाना होगा तो हमें किस चीज पर काम करना होगा, इस चीज के बारे में आज बात करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, द लिटरेसी रेट। ये देखते हैं कि लोग कितने एजुकेटेड हैं, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट कितना है। दूसरा हम बात करेंगे हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर लोग हेल्दी होंगे तो वो लंबा जिएंगे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं कि ओवरऑल लोग ऑन एन एवरेज कितना जीते हैं, लाइक 60, 65, 70, 75, कितना जीवन हम मान के चलते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति कितना जीता है। एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और उनके पास स्किल्स कितने हैं। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में जब हम बात करते हैं तो मेनली हमें तीन चीजों पर ध्यान देना होगा। लिटरेसी रेट, लोग कितने एजुकेटेड हैं, लोग अच्छा पढ़े लिखे। दूसरा उनके हेल्थ पे, ताकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उनकी वो बढ़ जाए। और स्किल फॉर्मेशन, लोगों के पास कितने स्किल्स हैं, इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। The quality of population ultimately decides the growth rate of the country। और हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हम बढ़ाएं, बिकॉज लोगों की क्वालिटी बढ़ेगी तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, उनके आउटकम्स उनको कैसे मिलेंगे। जैसे हम सकल की स्टोरी देख रहे थे कि सकल क्या कर रहा था, सकल के पास क्योंकि ओवरऑल शिक्षा थी, एजुकेटेड था, वो एजुकेटेड था तो उसे किसी फर्म में जॉब मिल गई जहां वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। उससे उसको हायर इनकम्स होती थी। हायर इनकम्स होने से क्या होता है, सोसाइटी को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिलता है। वहीं अगर हम विलास का एग्जाम्पल देखें तो वो अपनी मदर की तरह फिश सेल करता था और वो एजुकेटेड भी नहीं था, तो उसकी जो इनकम्स थी उसके रिटर्न ज्यादा नहीं आए, उसकी इनकम हमेशा कम रही, और इतनी कम रही कि उनके घर में अगर कोई बीमार हो जाता था तो वो उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाते थे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। इसलिए पॉपुलेशन की क्वालिटी बढ़ाना बहुत अच्छा है, ताकि वो रिटर्न्स दे सकें, अच्छे रिटर्न्स दें, अच्छा प्रोडक्शन करें, हायर इनकम्स उनके हों। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा हायर इनकम्स होंगी, तो ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ बढ़ता है। तो ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ बढ़ता है, ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट, ये एसेट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। और सेट हमने पढ़ा था, जो प्रोडक्शन दें, कुछ ना कुछ आपको प्रोड्यूस करें, जनरेट करें और आपको अच्छे रिटर्न्स दें। आगे बात कर रहा है एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में बता रहा है, सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ bore him the fruits in the later years in terms of good job and salary। सकल ने जो अपने इनिशियल ईयर्स में जो एजुकेशन प्राप्त की थी, उस एजुकेशन का फ्रूट उसको कैसे मिला, उसको बाद में एक अच्छी जॉब मिल गई जिसमें उसको बहुत अच्छी सैलरी भी मिली। We saw education was an important input for the growth of सकल। हमने देखा, सकल की स्टोरी पढ़ी थी, हमने देखा कि कैसे एजुकेशन ने सकल की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट इनपुट का काम किया। इट ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम। न्यू होराइजन की बात कर रहा है, अब किस तरह के होराइजन उसने ओपन कर दिए उसके लिए। होराइजन इट मीन्स टू इंक्रीज द रेंज ऑफ सकल्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह के होरिजन्स ओपन हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। प्रोवाइड न्यू एस्पिरेशन, अब एस्पिरेशन किस तरह का, नए कोई डिजायर।
अ होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। तो नए एस्पिरेशन उसकी लाइफ में आ गए एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज वैल्यूज ऑफ लाइफ? दैट कैन गाइड पीपल्स डिसीजंस एंड बिहेवियर। वैल्यूज ऑफ लाइफ कैसी हो सकती हैं? लाइक क्रिएटिविटी, इंटीग्रिटी, ग्रेटिट्यूड, ऑनेस्टी, हेल्थ, इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी, बोल्डनेस, ब्रेवरी, बहुत तरह की हो सकती हैं। लव, केयर, कॉन्फिडेंस, करेज, कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, बहुत तरह की लाइफ की वैल्यूज हो सकती हैं जो ये एजुकेशन से डेवलप्ड होती हैं। नॉट ओनली फॉर सकल, ये ऐसा नहीं है केवल सकल के बारे में ही नहीं है, सकल को तो हम एज एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, बट एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी ऑल्सो। एजुकेशन से क्या होता है? सोसाइटी की भी ग्रोथ होती है। इट एनहेंस, किस तरह की ग्रोथ होती है? इट एनहेंस, ये एनहेंस करती है क्या? दी दैट एनहेंस दी नेशनल इनकम। जब एजुकेशन अच्छी होती है तो हमारा आउटपुट अच्छा होता है, हम अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, उससे क्या होता है? नेशनल इनकम बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस बढ़ती है। कल्चरल रिचनेस किस तरह से? डेप्थ ऑफ डाइवर्सिटी को हम देखते हैं, कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानते हैं, तो कल्चरल रिचनेस बढ़ता है एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। ये गवर्नेंस की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। किस तरह से? लाइक एबिलिटी टू अचीव गोल्स व्हाइल यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम एंड एफर्ट, एंड क्या हो सकता है? एंड कंप्लीटिंग टास्क करेक्टली, टास्क को हम करेक्टली कंप्लीट करें, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स करें एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहाँ से आती हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। तो एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस भी बढ़ जाता है। इसके आगे कह रहा है देयर इज अ प्रोविजन, किस तरह का प्रोविजन है? मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस। अब यूनिवर्सल एक्सेस क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेस इज एवरीवन शुड हैव इक्वल एक्सेस फॉर एनीथिंग। अगर कोई भी चीज है तो उस चीज के लिए सभी को इक्वल एक्सेस मिलेगा। लाइक यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सभी के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, सभी के पास शिक्षा होनी चाहिए। इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए। रिटेंशन, उसको हम होल्ड करके रखें, रिटेन करके रखें। और कैसे रिटेन करेंगे हम एजुकेशन को? अगर हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा तब हम उसको रिटेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए कि एजुकेशन पे यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए और इतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको वो रिटेन कर सके, उसको वो होल्ड कर पाए। एंड क्वालिटी इन, किस चीज की क्वालिटी? एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। सो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? एलिमेंट्री एजुकेशन इज दैट द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये जो कोई फॉर्मल एजुकेशन है उसका फर्स्ट स्टेज है, विच टिपिकली बिगेन्स बिटवीन द एजेस ऑफ 5 to 7। जब बच्चा होता है 5 से 7 साल के बीच, जब वो जिस तरह की एजुकेशन में एंटर करता है दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन इज टू टीच फंडामेंटल स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उस तरह के प्रोविजंस बनाए गए कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो क्वालिटी प्रोवाइड होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। इसमें स्पेशली गर्ल्स पर जोर दिया गया है, गर्ल्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको अटेंशन दी गई है। There is also an establishment of pace setting of schools like Navodaya Vidyalaya in each district। अब इस तरह के प्रोविजंस तो बना दिए गए कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन के लिए, रिटेंशन होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। तो इस सब के लिए गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय बनाए ईच डिस्ट्रिक्ट में। Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills। जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जिस तरह की नॉलेज एंड स्किल्स हैं उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन में वो जा सकें, इसके लिए वोकेशनल स्ट्रीम्स को डेवलप किया गया। वोकेशनल स्ट्रीम्स क्या होती हैं? वोकेशनल होता है वोकेशनल एजुकेशन, ऐसी ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराना जिनके पास जिस तरह की स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं उस स्किल से रिलेटेड जो उनके फील्ड या इंडस्ट्री है वहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। दी प्लान आउटले ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर जो इन्होंने खर्चा करने की बात की, प्लान किया, वो क्या किया? हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू रुपीज 99,300 करोड़ इन 2020-21।
जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया को डेवलप करने के लिए, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत गरीबी थी, तो इंडिया को डेवलप करने के लिए हर फील्ड में क्या करते थे, 5 साल का एक टारगेट बनाते थे जिसको बोलते थे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बनाते थे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था वो बना था 1951 में, और जो 56 तक चला था। इसमें बेसिकली क्या किया गया था, प्राइमरी सेक्टर पे फोकस किया गया था। अभी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हमने डेवलप की थी उसके लिए क्या किया गया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए स्टूडेंट्स को हमने एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाया, ताकि जो उनकी नॉलेज है और जो उनकी स्किल्स है वो बढ़ सके। तो जब 1951-56 तक जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, 1951 में एजुकेशन पर कितना खर्चा था, 151 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए अलॉट किए गए थे। वहीं जब हम बात करें 2020-21 का ही ये डेटा है, इस टाइम तक आते आते एजुकेशन पर कितना खर्चा हमने बढ़ा दिया, 99,300 करोड़ हमने एजुकेशन पर खर्चा करना शुरू कर दिया। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, हमने 3 कॉन्सेप्ट देख लिए, जीएनपी, एनआई, अब आ गया जीडीपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और फिर हमने पढ़ा था नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने क्या देखा था कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, इंडिया जो इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंट्री में अगर कोई इंडियन रहता है, वो सब मिलकर एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिलकर जितना भी पैसा कमाते हैं, जितना वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीएनपी। नेशनल इनकम क्या है, जीएनपी में क्या था, जीएनपी में इंडिया के अंदर रहने वाले इंडियंस और इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियंस सब मिलकर जितना कमाते हैं, दैट इज जीएनपी। लेकिन नेशनल इनकम में हम केवल देखते हैं कि टोटल इनकम जो इंडिया की होती है विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों ने जितना कमाया उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। अब कॉन्सेप्ट आया है जीडीपी का। जीडीपी में क्या है, एक देश के अंदर, इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी इंडियंस हैं, प्लस इंडिया के अंदर रहने वाले जितने फॉरेनर्स हैं, विदेशी लोग जितने भी इंडिया के अंदर रहते हैं, सब मिलकर जितना प्रोडक्शन करते हैं उसको जीडीपी बोलते हैं। तो तीनों में आपको डिफरेंस आई होप समझ आ गया होगा, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो जितना जीडीपी इंडिया में हो रहा है, हर साल जितना जीडीपी है, उस जीडीपी का द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उस जीडीपी का रोज फ्रॉम 0.64% in 1951 to 3.1% इन 2019-20। ये जो हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान था हमारा 1951-52 में, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने जो एजुकेशन पे जीडीपी का 0.64% हमने खर्च किया, जो अगर हम 2019-20 की बात करें तो ये 3.1% हुआ, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड हैज रिमेन्ड स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, और ये कुछ सालों से क्या 3% के आसपास बनी हुई है, यहीं पे स्टेबल है। द बजटरी एस्टिमेट, इसमें बजट एस्टिमेट की बातें हैं और पुराना ही डेटा दिया हुआ है, उसी के रेफरेंस में हम देख रहे हैं। एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइंड टू 2.8% इन 2020-21 बजटरी एस्टिमेट। के बाद यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो इंडियन रिजर्व बैंक है के द्वारा जो बजट एस्टिमेट बताया गया 2020-21 का, इसमें जो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर है, इन सब ने मिलकर बताया कि जो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर है वो क्या है, घट गया। अभी हमने देखा कि जो जीडीपी की परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951-52 में, तो एजुकेशन पर जो हमने एक्सपेंडिचर किया था वो कितना था, जीडीपी का 0.64% था। फिर उसके बाद बजटरी एस्टिमेट बताया गया कि 2019-20 में 3.1% तक पहुंचेगा। इसके बाद 2020-21 का जो डेटा आया, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन रिजर्व बैंक के जो एस्टिमेट हुए, उन्होंने बजटरी एस्टिमेट में यह अनुमान लगाया कि जो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर है ये 2020-21 में क्या होगा, घट जाएगा, और घटकर कितना रह जाएगा, 2.8% रह जाएगा। के बाद इन्होंने लिटरेसी रेट की बात करी। द लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 18% इन 1951 टू 85% इन 2018। जो लिटरेसी रेट है इंडिया का, वो 1951 में कितना था, 18% था। मतलब 1951 में 18% इंडियंस पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, एजुकेटेड थे। वहीं 2018 में 85% जो इंडियंस हैं वो क्या हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं। लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट
लिटरेसी केवल एक राइट नहीं है, और राइट क्या कॉन्स्टिट्यूशनली मिलता है हमको, संवैधानिक तौर पर मिलता है। एजुकेशन का जो राइट है हमें, एजुकेशन राइट हमें मिला है कहाँ, आर्टिकल 21A में मिला हुआ है, आर्टिकल 14 में मिला हुआ है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये क्या है, ये हमारे राइट को देते हैं, जो हमारे एजुकेशन का राइट है। तो लिटरेसी रेट इज नॉट ओनली अ राइट, इट इज ऑल्सो नीडेड if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly। अब ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटीज कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली, योर सोसाइटी और कंट्री। कई तरह की आपकी ड्यूटीज हो सकती हैं। तो जो सिटीजन्स होते हैं उनको क्या होता है कि उनको एजुकेशन का राइट मिलता है। जब वो एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो उससे उनकी ड्यूटीज का उनको पता लगता है कि हमारी लाइफ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी और हमारी कंट्री के लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं, हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं। इंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली, ताकि जो अपने उनके राइट्स हैं वो प्रॉपरली उसको इंजॉय कर सकें। However, a vast difference is noticed across different sections of the population। एक रियल डिफरेंस हमने, एक वास्ट डिफरेंस हमने नोटिस किया है डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में। लाइक कितने मेल एजुकेटेड हैं, कितनी फीमेल्स एजुकेटेड हैं, उसका भी डेटा है आगे। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.1% हायर देन फीमेल्स। अगर हम मेल और फीमेल के एजुकेटेड होने की बात करें तो फीमेल के कंपैरिजन में 16.1% मेल ज्यादा एजुकेटेड हैं, एंड इट इज अबाउट 14.2% हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। अगर हम रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की बात करें तो रूरल एरिया के, ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरों में ज्यादा, कितने परसेंट ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं? 14.2% एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। एज पर 2011 सेंसस, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, लिटरेसी रेट वेरीड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। 2011 में जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तब हमने देखा कि स्टेट वाइज भी हमें एजुकेशन में, लिटरेसी रेट में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। केरला के अंदर 94% लोग लिटरेट हैं, वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में केवल 62% लोग ही लिटरेट हैं। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम 1 to 5, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं क्लास 1 से क्लास 5 तक, हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 7,78,842 lakhs इन 2019-20। 2019-20 तक इंडिया के अंदर कितने प्राइमरी स्कूल्स खुल गए? 7,78,842 lakh। इतने सारे प्राइमरी स्कूल्स खुल गए भारत के अंदर। बट प्रॉब्लम कहाँ आई एजुकेशन सिस्टम में लेके? अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates। इतने सारे हमने प्राइमरी स्कूल्स खोले, लैक्स में खोले, इतने लाखों प्राइमरी स्कूल्स खोले पूरे इंडिया में, फिर भी क्या हुआ कि जो पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम मेंटेन नहीं कर पाए और हाई ड्रॉप आउट रेट्स रहे। क्यों रहे हाई ड्रॉप आउट रेट्स? स्कूल में स्टूडेंट एडमिशन तो ले लेते थे, बट वो क्या करते थे, स्कूल छोड़ देते थे बीच में। तो इससे क्या हुआ कि जो हम चाह रहे थे, जो हमारा टारगेट था कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिटरेट करें, एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, तो वो टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक नया स्टेप लिया, और वो नया स्टेप था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान लेकर आई गवर्नमेंट। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 years बाय 2010। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान आया था 2000-2001 में, ये आया था, और ये आया था, इसका एक टारगेट था, इसको 10 साल के लिए लेकर आए थे। 2010 तक के इसको टारगेट बनाया था कि 2010 तक हमें क्या करना है, अपना टारगेट अचीव करना है। इसके लिए क्या किया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था इंडिया में, ताकि मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज 16 to 14। ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज 16 से 14 के बीच है, उनको एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए।
It is a time-bound initiative of the central government. टाइम बाउंड इनिशिएटिव था। टाइम बाउंड कैसे था? ये 2000 में शुरू किया गया था और 2000 से 2010 तक इसका टारगेट बनाया गया था कि जो हम सर्व शिक्षा अभियान को लेकर जो हमारे टारगेट्स हैं वो 2010 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं टाइम बाउंड इनिशिएटिव। टाइम बाउंड इनिशिएटिव अ गोल और टास्क दैट इज मेजर्ड और रिस्ट्रिक्ट बाय द टाइम। इसमें क्या टारगेट बनाया था इन्होंने? टाइम बाउंड इनिशिएटिव बनाया था कि जो 94% जो रूरल एरियाज, गांव में रहने वाले जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए क्या करेंगे, उनके गांव से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। और वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। तो ये सर्व शिक्षा अभियान में ये एक स्टेप लिया गया था ताकि सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। अब ये जो टाइम बाउंड इनिशिएटिव था सर्व शिक्षा अभियान, ये कौन कौन चला रहा था? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थी और वो किसके साथ मिलकर कर रही थी? इन पार्टनरशिप विद द स्टेट, राज्यों के साथ मिली हुई थी। एंड लोकल गवर्नमेंट उसमें मिली हुई थी, जो हमारी पंचायत राज्य सिस्टम होता है। एंड द कम्युनिटी फॉर द अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो हमारे एनजीओ वगैरह होते हैं वो भी इसमें मिले हुए थे। Universalization of elementary education means the government provides free and compulsory education to children between the age of 16 and 14. Elementary education for everyone. Universalization का मतलब ये हुआ, making education available to all children. Along with 8 ब्रिज कोर्सेज, इसके अलावा ब्रिज कोर्सेज, सेतु पाठ्यक्रम एंड बैक टू स्कूल कैंप्स, स्कूल लौटो शिविर have been initiated to increase the enrollment in elementary education. ब्रिज कोर्सेज लेकर आए, बैक टू स्कूल कैंप्स लगाए ताकि जो स्कूल में एनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। मिड डे मील स्कीम लेकर आए, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। मिड डे मील स्कीम यानी दोपहर का भोजन वहीं मिलने लगा, दोपहर के खाने की भी व्यवस्था स्कूल में हो गई। एक ऐसी स्कीम लेकर आए मिड डे मील स्कीम, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट स्कूल जाएं और वो क्या करें, उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो भी कम हो जाएं और उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी मेंटेन रहे, उनका जो पोषण तत्व उन्हें मिलने चाहिए वो भी प्रॉपर रूप से मिले। These policies could add to the literate population of India. इस तरह की पॉलिसीज से इंडिया की जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो भी बढ़ सकती है। The gross enrollment ratio, that is GER, in higher education in the age group of 18 to 23 years is 27% in 2019-20। हायर एजुकेशन में जो 18 से 23 इयर्स का एज ग्रुप है, इसमें 2019-20 का डेटा हम देखते हैं तो 27% तक इसमें इंक्रीमेंट देखा गया, एनरोलमेंट में इंक्रीमेंट देखा गया, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज। और ये लगभग कितना है, जितना वर्ल्ड एवरेज है उतना ही है ये। द स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन, ये जो स्ट्रेटेजी है ये किस चीज पर फोकस कर रही है? इंक्रीजिंग एक्सेस, एक्सेस बढ़ाने पर, क्वालिटी इंप्रूव करने पर, एडॉप्टेशन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, और ये जो सिलेबस होता है इसको स्टेट स्पेसिफिक बनाने पे फोकस है। वोकेशनलाइजेशन, बिजनेस पर ध्यान दिया गया है। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज पर ध्यान दिया गया है। देर इज ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन पे आप काम कर सकते हैं, लाइक आप घर बैठे भी अपना ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुलिंग रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस टू द अचीव कॉमन गोल्स। मीन्स आप जो ये क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, ह्यूमन का, फाइनेंशियल आप शेयरिंग कर सकते हैं, मटेरियल्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का आप क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की भी सुविधाएं लाई गई। एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और आईटी एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया। ओवर द पास्ट 60 ईयर्स, हम लास्ट पास्ट 60 ईयर्स में ये देख सकते हैं, there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas। लास्ट 60 ईयर्स में हम ये देख सकते हैं
कि कितनी सारी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए हायर लर्निंग के लिए स्पेशलाइज एरियाज में, लाइक किसी को मेडिकल लाइन में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को बिजनेस लाइन में जाना है, तो उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए। Let us read the table to see the increase in the number of college, universities, enrollment of students and recruitment of teachers from 1951 to 2019-20। 1951 में जो सबसे पहली हमारी 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, तब से लेके आज तक 2019-20 तक का डेटा इसमें दिया हुआ है। तब तक कितने ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एंड कितने सारे स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट हुआ, टीचर्स के रिक्रूटमेंट हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, तो कितने नंबर्स में चेंजेस आए, टेबल के हेल्प से आप देख सकते हैं। सो हियर इज अ टेबल, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। 1951 में हम देखें कि नंबर ऑफ कॉलेज कितने थे, तो 750 थे। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी थी उस टाइम पर इंडिया में, 30 थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे उस टाइम पर पढ़ने वाले, 2,63,000 थे। और टीचर्स कितने थे सबके लिए, 24,000। आप देख सकते हैं नंबर लगातार बढ़ा है और 2020-21 तक का डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ के कितने सारे हो गए, ये सारे आप डेटा इसमें देख सकते हैं। और ये किस रिसोर्स से लिया गया है डेटा, ये यूजीसी की एनुअल रिपोर्ट आई थी 2019-20 एंड सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। उसके अलावा ये साइट पे पड़ी हुई है, ये रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में कह रहा है ह्यूमन बीइंग इज अ पॉजिटिव एसेट। एक पॉजिटिव एसेट होता है ह्यूमन बीइंग। एसेट मीन्स जो हमें प्रॉफिट देगा। तो ह्यूमन बीइंग एक पॉजिटिव एसेट है एंड प्रेशियस नेशनल रिसोर्स, और एक बहुत कीमती नेशनल रिसोर्स भी है, विच नीड्स टू बी चेरिस्ड, जिसको बहुत ज्यादा केयरफुली लुक आफ्टर करने की जरूरत है, नर्चर्ड, प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत है, एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस, एक सेंसिटिविटी, अफेक्शन, कंसर्न के साथ इसको डेवलप करना है ह्यूमन बीइंग को, उसकी केयर करनी है। कपल्ड विद डायनेमिज्म, देयर शुड बी अ डायनेमिक कपलिंग बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स। तो ह्यूमन बीइंग को बहुत प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ, जितने भी इंडिविजुअल्स की अगर आपको ग्रोथ करनी होगी तो वहां पर प्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जब आप किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ करते हैं तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर। द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस नीड टू बी प्लान्ड मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिविटी। एक रिएक्शनरी एक्शन की जरूरत होती है एजुकेशन के लिए इस कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस में, जिसे हमें ग्रेट अटेंशन और ग्रेट सेंसिटिविटी के साथ प्लान करना चाहिए। ये सोर्स क्या है, ये सोर्स है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये सारी बातें बताता है कि एजुकेशन का ह्यूमन बीइंग के लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और ह्यूमन बीइंग को हम कैसे एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ ये टेबल दी हुई है, ट्रेंड्स इन लिटरेसी रेट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी तो उसके बाद में हमने देखा 1951 से 2017 तक का डेटा दिया हुआ है, किस तरह से जो लिटरेसी रेट है पर्सन मेल फीमेल का, ये कैसे बढ़ा है, आप इसमें देख सकते हैं। और इसका सोर्स जो है, सोर्स है सेंसस ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, यहाँ से इसको लिया गया है। 2017 में जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रहा है वो मेल का रहा है, इसमें हम देख सकते हैं। 1951 से लेकर 2017 तक सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट रहा है वो किसका रहा है, मेल का रहा है, आप ये देख सकते हैं। यह एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, काउंट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन योर स्कूल और इन योर नेबरिंग कोएड स्कूल। आप अपने स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज की काउंटिंग कर सकते हैं, या जो आपके नेबर में कोई स्कूल है उसकी कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आस्क द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोवाइड यू विद द डेटा ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग इन द क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो गर्ल्स एंड बॉयज पढ़ते हैं उनका डेटा आप मांग सकते हैं। स्टडी द डिफरेंस इफ एनी, अगर कोई डिफरेंस आपको लगता है गर्ल्स एंड बॉयज के नंबर्स में, संख्या में, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेन फोर रीजंस इन द क्लासरूम, और उनमें अगर किसी तरह का कोई डिफरेंस आपको मिलता है, कोई नंबर में आपको डिफरेंस मिलता है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके रीजंस को आप अपने क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज द चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। पार्ट 3 यहाँ कंप्लीट होता है। रिमेनिंग चैप्टर हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।